औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ को। हु प्रोमलगेटेड द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो 1970 के अंदर इशू किया गया था, तो ज़ाहिर है 1970 के अंदर किसकी हुकूमत थी? याहिया ख़ान की। याहिया ख़ान ने लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो है वो इशू किया था। नेक्स्ट है कि इन 1970 एन ऑर्डर वाज पास्ड by which National Assembly was set up consisting of 313 seats, 169 in East Pakistan, 144 in the 4 provinces and centrally administered tribal areas in West Pakistan, and a provincial assembly for each province consisting of 310 seats in East Pakistan and 211 in 4 provinces of Pakistan of West Pakistan। तो उसका नाम था लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर 1970। दोबारा मैं आपको इलेबोरेट कर देता हूँ। लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो 1970 के अंदर इशू किया गया था, उस ऑर्डर के मुताबिक जो 313 सीट्स हैं नेशनल असम्बली की, जिसके अंदर 169 थी ईस्ट पाकिस्तान से और 144 सीटें थी जो वेस्ट पाकिस्तान के चारों सूबों हैं उनको मिला के। जबकि दूसरी तरफ सूबों की बात करें तो 310 सीटें जो हैं वो सूबों को दी गई, जिसमें से यानी कि 310 सीटें थी ईस्ट पाकिस्तान के पास और 211 सीटें थी सूबों के अंदर वेस्ट पाकिस्तान के पास। ये सारी बातें लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर जो याहिया ख़ान ने पास किया था उसके अंदर कही गई थी। अच्छा, 1971 के अंदर ईस्ट पाकिस्तान वाज सेपरेटेड फ्राम द वेस्ट पाकिस्तान आफ्टर द डिबैकल इन द टेंस सिचुएशन ऑफ द कंट्री। जनरल याहिया ख़ान हैंडेड ओवर द गवर्नमेंट टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो। यानी कि अपना याहिया ख़ान की कुछ हरकतों की वजह से, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी इसमें मैं तो कहता हूँ कि शामिल है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ के लाएँ तो मतलब इन दोनों की हट दर्मी और ज़िद की वजह से जो है मुल्क जब डिवाइड हुआ तो जनरल याहिया ख़ान ने दिल बर्दाश्ता होकर जो है सारी की सारी जो पावर्स हैं चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हाथों उसके हाथ कर दी। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द भुट्टो इरा व्हेन द मार्शल लॉ वाज लिफ्टेड फ्राम द कंट्री। भुट्टो के यानी कि दौर में मार्शल लॉ कब हटा दिया गया? तो वो 13 अप्रैल 1972 को। 13 अप्रैल 1972 को मार्शल लॉ जो है भुट्टो के दौर में हटा दिया गया था। नेक्स्ट है व्हेन द नेशनल असम्बली अपॉइंटेड ऑफ मीट कमेटी फॉर प्रिपेयरिंग ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ मिस्टर भुट्टो। मिस्टर भुट्टो ने कब ये हुक्म दिया था अपनी नेशनल असम्बली को एक कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी? तो ये 17 अप्रैल 1972 को। 13 अप्रैल को जो है वो ख़त्म हुआ था मार्शल लॉ, और 17 अप्रैल को जो है इसने ऑर्डर दिया था कि एक कमेटी तश्कील दी जाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। नेक्स्ट है कि हु वाज अपॉइंटेड द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली ड्यूरिंग भुट्टो इरा। भुट्टो के दौर के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का हेड कौन बनाया गया? तो वो थे अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा। अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा साहब जो हैं उनको भुट्टो इराक़ के अंदर जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली का हेड बना दिया गया था। नेक्स्ट है ड्यूरिंग भुट्टो रूल व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी प्रेजेंटेड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बिफोर नेशनल असम्बली। भुट्टो के दौर के अंदर जो है कब जो कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी जो है उसने बाकायदा एक आइन की शक्ल जो है उसका ड्राफ्ट जो है वो बनाकर नेशनल असम्बली के सामने पेश किया? तो उन्होंने 2 फरवरी 1973 को, 2 फरवरी यानी 17 अप्रैल को उनको अपॉइंट किया गया और फिर 2 फरवरी 1973 तक उन्होंने मुल्क का आइन जो है वो तश्कील दे दिया। नेक्स्ट है मेंशन द डेट ऑन विच नेशनल असम्बली पास्ड द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रेसिडेंट गिव हिज एसेंट ड्यूरिंग द गवर्नमेंट ऑफ भुट्टो। तो वो 12 अप्रैल 1973 को, 12 अप्रैल 1973 को नेशनल असम्बली ने उसको पास कर दिया और फिर साथ ही साथ प्रेसिडेंट ने भी अपनी जो है रजामंदी उसके ऊपर दिखा दी। तो फिर जो है 12 अप्रैल 1973 को आइन जो है वो पास हो गया। नेक्स्ट है व्हेन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज इन फोर्स। 1973 की आइन को कब इन्फोर्स किया गया? तो 14 अगस्त 1973 को, 14 अगस्त 1973 को। 23 मार्च को 1956 वाला आइन लागू हुआ, 8 जून को जो है वो 1962 वाला और फिर 14 अगस्त को 1973 वाला। नेक्स्ट है कि विच काइंड ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन।
1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस किस्म की गवर्नमेंट का सिस्टम मुतारफ़ करवाया गया, तो वो है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई गई, बल्कि लागू की गई। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टीटू टेलर हेड ऑफ द कंट्री अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? कंट्री का हेड होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो कंट्री का हेड होगा। अच्छा, नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट मस्ट बी अ मुस्लिम हु इलेक्ट हिम। जो प्रेसिडेंट होगा वो यकीनी बात है मुसलमान होगा, तो उसको इलेक्ट कौन करेगा? तो सदर को इलेक्ट करने वालों में शामिल होंगे नेशनल असम्बली शामिल होगी, और साथ ही साथ सेनेट जो है ये शामिल होगी। नेशनल असम्बली और सेनेट ये दोनों प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, मेंशन द टर्म फॉर द प्रेसिडेंट प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। 1973 के अंदर प्रेसिडेंट के लिए जो टर्म मेंशन की गई है, यानी कि वो कितने सालों के लिए सदर बनेगा, तो वो 5 सालों के लिए, for 5 years. Next, which of the following restriction was imposed on the president in 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कौन सी जो है मतलब रिस्ट्रिक्शन, कौन सी जो है मतलब उनके उसके ऊपर एक पाबंदी आयद कर दी गई थी प्रेसिडेंट के ऊपर, तो वो ये कि प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इलेक्ट फॉर मोर देन 2 टर्म्स, कि 2 मरतबा सदर बनने के बाद वो तीसरी मरतबा सदर नहीं बन सकते। नेक्स्ट है कि विच स्पेशल पावर बाय द 8th अमेंडमेंट ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वाज गिवन टू द प्रेसिडेंट। कौन सी जो है स्पेशल पावर 8वीं अमेंडमेंट के तहत 1973 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8वीं अमेंडमेंट के तहत प्रेसिडेंट को कौन सी पावर दी गई? तो उसको पावर दी गई थी डिसोल्यूशन ऑफ नेशनल असम्बली, कि वो नेशनल असम्बली को डिज़ोल्व कर सकता है। नेशनल असम्बली को वो डिज़ोल्व कर सकता है। 8वीं तरमीम के बाद ये प्रेसिडेंट को पावर दे दी गई, यानी कि उसको तो पर निकल आई एक किस्म के। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द प्रेसिडेंट हैज़ लिमिटेड अथॉरिटी। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रेसिडेंट की ना होने की जो मतलब पावर्स हैं वो कहाँ पर हैं, तो वो हैं लेजिस्लेशन के अंदर। 1973 के आइन के मुताबिक हकीकतन जो उसकी पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं, और लेजिस्लेशन के अंदर उसकी कोई इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं हैं सदर की। नेक्स्ट है, इन अकॉर्डिंग्स विद 1973 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट विल हैपन if the president does not give his assent to the bill that is passed by the parliament within specified period। अगर यानी कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर सदर जो है वो अपनी रजामंदी किसी बिल के ऊपर शो ना करे, हालांकि वो बिल पार्लियामेंट से मंजूर भी हो गया हो, तो फिर क्या होगा? देन बिल विल बी एक्सेप्टेड एंड विल बिकम ए लॉ। तो चाहे वो माने या ना माने, वो बिल जो है पास हो जाएगा और वो लॉ बन जाएगा। नेक्स्ट है, इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट हैड एग्जेक्टिव अथॉरिटी, यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था 1973 का, उसके मुताबिक जो प्रेसिडेंट है उसके पास एग्जेक्टिव अथॉरिटी होगी, एंड ही कुड अपॉइंट, इन तमाम लोगों को वो अपॉइंट कर सकता है, जैसे गवर्नर्स और अटॉर्नी जनरल्स को। नंबर 2 के ऊपर है चीफ इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस को, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। उसके बाद नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ होते हैं उनको भी वो अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है कि व्हाट विल बी द फंक्शंस ऑफ प्रेसिडेंट इफ़ अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ फेल्ड टू फंक्शन स्मूथली अकॉर्डिंग टू ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक अगर जो है किसी भी सूबे की गवर्नमेंट सही तरह से फंक्शन नहीं कर पाती, तो प्रेसिडेंट के पास कौन से अख्तियारात आएंगे? तो वो पहला है, प्रेसिडेंट हिमसेल्फ इज्यूम द एग्जेक्टिव पावर ऑफ द प्रोविंस, कि प्रेसिडेंट जो है उस सूबे की एग्जेक्टिव पावर्स को अपने हाथ में ले लेगा। दूसरा, प्रेसिडेंट विल डायरेक्ट द गवर्नर्स ऑफ द प्रोविंस टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ। तो दूसरी पावर उसके वो ये दे देगा कि उसने जो गवर्नर अपॉइंट किए हुए हैं उस सूबे की जानब, उनको वो पावर देगा कि अब वो मेरी मर्ज़ी से या अपने बिहाफ पे सूबों को चलाएं। नेक्स्ट है कि हु हैज़ द अथॉरिटी टू इशू एमरजेंसी इन द कंट्री ड्यू टू टेंस सिचुएशन, तो वो है प्रेसिडेंट। हु हैज़ द अथॉरिटी टू इशू एमरजेंसी इन द कंट्री, ये किसके पास अथॉरिटी है कि वो मुल्क के अंदर एमरजेंसी को इशू करे ड्यू टू इंटेंस सिचुएशन, मतलब किसी भी किस्म की गैर यकीनी सूरत हाल में सदर के पास ये अख्तियारात हैं कि वो एमरजेंसी आर्डर इशू कर सकता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की इजाज़त के बगैर नहीं।
नेक्स्ट है इन पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट हु इज़ द फोकस ऑफ एग्जेक्टिव अथॉरिटी। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो होता है उसके अंदर ज़्यादातर एग्जेक्टिव पावर जो होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती हैं। वज़ीर आज़म जो होता है वो हेड ऑफ काबीना होता है, हेड ऑफ एग्जेक्टिव अथॉरिटी होता है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ 1973 इंस्टीट्यूशन द फेडरल मिनिस्टर इज़ कंपोज्ड ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काबीना। तो वो है आर्टिकल 90 के अंदर 1973 के आर्टिकल के मुताबिक फेडरल गवर्नमेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काबीना। जो फेडरल गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर उसकी काबीना से मिल के बनेगी। तो ये आर्टिकल 90 के अंदर ये बात कही गई है। नेक्स्ट है कि आफ्टर हाउ मैनी डेज ऑफ जनरल इलेक्शन प्राइम मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। मतलब जनरल इलेक्शंस के बाद कितने दिनों के अंदर अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर लिया जाएगा। तो वो 30 दिन का जो है वो दौरानिया होगा इलेक्शंस के बाद 1973 के आइन के मुताबिक फिर प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट कर लिया जाएगा। और उसके बाद है कि हु इलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को कौन इलेक्ट करेगा। तो वो है नेशनल असम्बली। हु इलेक्ट प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। तो वो है नेशनल असम्बली। नेशनल असम्बली जो है वो प्राइम मिनिस्टर को इलेक्ट करेगी। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर द प्राइम मिनिस्टर फॉर्म्स हिज काबीना आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी काबीना कहाँ से बनाएगा इलेक्ट होने के बाद। तो वो पार्लियामेंट से। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इलेक्ट होने के बाद अपनी काबीना जो है वो पार्लियामेंट के अंदर से बनाएगा। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हु हैज़ द अथॉरिटी टू डिसमिस एनी मेंबर ऑफ द काबीना। तो ये अथॉरिटी है प्राइम मिनिस्टर के पास। प्राइम मिनिस्टर के पास ये अथॉरिटी है कि वो अपनी काबीना के अंदर से किसी भी बंदे को डिसमिस कर सकता है। नेक्स्ट है कि इफ़ द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ वांट्स टू लीव हिज ऑफिस देन वोम ही विल प्रेजेंट हिज रेजिग्नेशन। अगर प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस छोड़ना चाहता है तो उसको अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देना पड़ेगा। अगर प्राइम मिनिस्टर अपना ऑफिस छोड़ता है तो उसको अपना रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को देना होता है। अंडर द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज़ यूज टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर फ्राम हिज जॉब। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर को उसके ऑफिस से निकालने के लिए कौन सा प्रोसेस है। तो वो है बिल ऑफ नो कॉन्फिडेंस। कि नो कॉन्फिडेंस का जो बिल है वो अगर पास किया जाएगा तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनको ऑफिस छोड़ना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है हु हैज़ द अथॉरिटी टू पास द बिल ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस का बिल पास करने की अथॉरिटी किसके पास है। नेशनल असम्बली के पास। नेशनल असम्बली के पास जो है ये अथॉरिटी है कि वो प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का बिल पास कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर डिस्क्राइब इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर की सबसे अहम ड्यूटी क्या है। तो वो है टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्री। मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन को दौड़ाना। नेक्स्ट है टू वोम ईच मेंबर ऑफ द काबीना इज़ रिस्पॉन्सिबल टू। जो काबीना का हर एक मेंबर होता है वो किसके सामने जवाबदेह होता है। वज़ीर आज़म के। प्राइम मिनिस्टर के सामने वो जवाबदेह होता। जबकि प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना जवाबदेह होती है आई थिंक प्रेसिडेंट को तो नहीं होती, नेशनल असम्बली को ये जवाबदेह होती है। प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना जो है ये नेशनल असम्बली के सामने जवाबदेह होती है। नेक्स्ट है मेंशन द क्लॉज ऑफ आर्टिकल 90 ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन विच रेफर्स टू द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काबीना। तो वो है क्लास 3 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 90 और उसकी क्लास 3 के मुताबिक जो है प्राइम मिनिस्टर और उसकी काबीना की जो जिम्मेदारियां हैं उनको डिस्क्राइब किया गया है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो वो स्टेटमेंट है जी पहली स्टेटमेंट। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 लेजिस्लेचर इज़ बाई कैमरल। जो लेजिस्लेचर होगा वो बाई कैमरल होगा, अपर हाउस भी होगा और लोअर हाउस भी होगा। नेक्स्ट है वोस ऑफिस इज़ एक्सक्लूडेड फ्राम पार्लियामेंट।
किसका ऑफिस जो है वो पार्लियामेंट से बाहर होगा, तो वो है प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो, प्रेसिडेंट का जो ऑफिस है वो पार्लियामेंट से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है कि इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द बाईकैमरल लेजिस्लेचर वाज प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो है 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में बाईकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो 1973 के आइन के अंदर पहली मरतबा इंट्रोड्यूस करवाया गया। अच्छा, और आज का आखिरी सवाल है, व्हाट एज वाज स्पेसिफाइड फॉर ए पर्सन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 हु वांट्स टू बी द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो भी बंदा पार्लियामेंट का मेंबर बनना चाहता है, उसको 1973 के आइन के मुताबिक उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो इसका सही आंसर है कि उसकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। उसकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। आज के लिए इतने, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।